इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में आपने कई सारी ट्रेड थ्योरीज पढ़ी, जिसमें से हेक्सचर-ऑयलिन थ्योरी थी। हेक्सचर-ऑयलिन थ्योरी क्या कहती है कि ऐसे कंट्रीज जो कि कैपिटल एबिडेंट होते हैं उनको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ज़्यादा बनाना चाहिए और उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, और वहीं पर लेबर इंटेंसिव गुड्स को इम्पोर्ट करना चाहिए। क्लियर? लेबर इंटेंसिव गुड्स को वो क्या करेंगे, दूसरे कंट्री से जो कि लेबर एबिडेंट होती है उनसे इम्पोर्ट करेंगे, और खुद कैपिटल एबिडेंट है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन वहीं पर 1950s में एक स्टडी हुई जिसमें ये पाया गया कि यूएस जो कि एक कैपिटल एबिडेंट कंट्री थी, वो क्या कर रही थी, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट भी कर रही थी। यूएस जो कि कैपिटल एबिडेंट थी, वो जो है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट भी कर रही थी, एक्सपोर्ट करने के बजाय वो इंपोर्ट भी कर रही थी। तो उसको लियोन्टिफ पैराडॉक्स कहा गया था। लियोन्टिफ पैराडॉक्स। तो इन दोनों ही टॉपिक पे हमने इन डिटेल जो है वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देख लेंगे। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में कई सारे पैटर्न देखे गए, जिसमें यह भी देखा गया कि जो बड़ी कंट्रीज हैं और जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी जो है ट्रेडिंग कर रही हैं, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हैं। यानी कि ऐसी कंट्रीज जिनके पास कैपिटल एविडेंट हैं लेकिन फिर भी वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कंट्रीज जो लेबर एविडेंट नहीं है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को भी इंपोर्ट कर रही हैं। क्लियर? और एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। तो यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में ये पैटर्न भी देखा गया कि चाहे कंट्री लेबर एविडेंट हो चाहे कंट्री कैपिटल एविडेंट हो, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही आइटम का कर रही होती है। वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बना रही है, उसको भी इंपोर्ट कर रही है, उसको भी एक्सपोर्ट कर रही है। वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को भी बना रही है और उसको भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रही है। तो इस ट्रेड पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए जो है एक नया जो है स्टडी आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जिसको न्यू ट्रेड थ्योरी कहा गया था। तो जैसे आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए, तो इंडिया जो है, इंडिया कार बनाती है लेकिन स्टिल जो है इंपोर्ट कर रही है दूसरे कंट्रीज से। इसी तरीके से आप इंडिया को देखें कि मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है लेकिन इंडिया फिर भी जो है इंपोर्ट करती है अदर कंट्रीज से, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी करती है। इंडिया जो है मोबाइल बना रही हो चाहे कार बना रही हो, वो इंपोर्ट भी कर रही है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो यहाँ पर एक नया ट्रेड पैटर्न आपको देखने को मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड में। यानी कि कंट्री चाहे कैपिटल एविडेंट हो चाहे वो लेबर एविडेंट हो, वो कैपिटल आइटम और लेबर इंटेंसिव आइटम दोनों ही डेवलप कर रही है, दोनों ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही कर रही है। क्लियर? तो इस ट्रेड पैटर्न को, इस इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न को जस्टिफाई करने के लिए पॉल क्रुगमैन 1970s में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें न्यू ट्रेड पॉलिसी का जिक्र उन्होंने किया था 1970s में पॉल क्रुगमैन ने। क्लियर? इनको इस चीज के लिए, इस न्यू ट्रेड थ्योरी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी 2008 में दिया जा चुका है। तो इस थ्योरी से, इस आर्टिकल से जो कि पॉल क्रुगमैन ने पब्लिश किया, उससे यह समझ में आता है कि क्यों जो बड़े और डेवलप कंट्रीज हैं वो ट्रेड करते हैं, वो क्यों ट्रेड पार्टनरशिप करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं चीज़ों का, जबकि वो खुद इतना वेल डेवलप्ड होते हैं कि वो खुद उस चीज़ को सस्ते में बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इंपोर्ट करते हैं, फिर भी वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्यों करते हैं, ये इसका जो जस्टिफिकेशन था, इसका जो क्लैरिफिकेशन था, वो न्यू ट्रेड पॉलिसी में 1970s बाय पॉल क्रुगमैन में जो है वहाँ पर बताया गया। तो पॉल क्रुगमैन ने एक जर्नल है, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 1979 में उन्होंने इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इस नाम से जो है एक आर्टिकल प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने अपने एनटीटी यानी कि न्यू ट्रेड थ्योरी के बारे में पहली बार उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था। तो न्यू ट्रेड थ्योरी को लेकर जो ट्रिगर पॉइंट था क्रुगमैन का, वो क्या था? पहला, कंज्यूमर प्रेफर ब्रांड डाइवर्सिटी, यानी कि कंज्यूमर को अलग अलग ब्रांड जो है वो चाहिए होता है। इस वजह से भी क्या होता है कि कंट्रीज चाहे वो खुद एविडेंट हो, कैपिटल चाहे लेबर एविडेंट हो, लेकिन वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही करती हैं, जिससे कि कस्टमर के पास, उनकी कंट्रीज में कस्टमर के पास जो है डिफरेंट ब्रांड ऑप्शंस हो, डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल हो। अब सपोज कि एक कंट्री है, इंडिया ही है, तो इंडिया सिर्फ माइक्रोमैक्स कंपनी, जो लोकल कंपनी हो, माइक्रोमैक्स के मोबाइल्स बनाई जा रही है। तो अब कंट्री के पास क्या होगा, जो कंट्री के जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास सिर्फ एक ही ब्रांड ऑप्शन होगा, माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन के लिए। लेकिन इंडिया जो है वो माइक्रोमैक्स मोबाइल खुद बना रही है, उसको इंडिया में भी सेल कर रही है, साथ ही साथ उसको एक्सपोर्ट कर रही है अदर कंट्रीज में, और साथ ही साथ अदर कंट्रीज में जो ब्रांडेड मोबाइल हैं उनको भी अपने यहाँ पर इंपोर्ट कर रही है। तो अब कस्टमर के पास क्या है, कस्टमर के पास चॉइस है कि चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड को परचेज करें चाहे वो डोमेस्टिक ब्रांड को परचेज करें। तो इस वजह से भी क्या होता है कि जो नेशंस होते हैं, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, या फिर जो कैपिटल एविडेंट हो चाहे वो लेबर एविडेंट हो, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही करती हैं, जिससे कि ब्रांड का ऑप्शन उनके कंट्रीज में कस्टमर को मिले। इस वजह से क्या होता है कि हेक्सचर-ऑयलिन थ्योरी वहां पर क्या होती है, फेल हो जाती है। क्लियर? और वहीं पर जो दूसरा पॉइंट था जो ट्रिगर किया क्रुगमैन को न्यू ट्रेड थ्योरी के लिए, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि जैसे जैसे कोई कंपनी है वो ज़्यादा प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करेगी, वैसे वैसे उसका कॉस्ट पर यूनिट जो है वो नीचे जाएगा। यानी कि यहाँ पर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है पर यूनिट वो जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे आपकी कॉस्ट क्या आएगी, पर यूनिट
कम होती जाएगी। तो इस वजह से भी क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है। भाई इंटरनेशनल ट्रेड होगा तभी तो जो कंपनीज हैं, आप सपोज कि कोई सी कंपनी की कैपेसिटी है कि 1000 मोबाइल फ़ोन वो पर डे बना रही है, वो पर डे मैन्युफैक्चर कर सकती है, लेकिन अब जो है उसके डोमेस्टिक में उतनी डिमांड ही नहीं है, यानी कि उसकी कंट्री में उतनी डिमांड ही नहीं है। तो अगर कंट्री जो है उसको अलाउ नहीं करेगी कि आप एक्सपोर्ट भी करिए तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन कंट्री अगर एक्सपोर्ट करेगी, कंट्री अगर उस मोबाइल फ़ोन को एक्सपोर्ट करेगी तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ेगा। भाई डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जो कंपनी 1000 मोबाइल फ़ोन बना सकती थी, अब जो है वो 1000 मोबाइल फ़ोन बनाएगी और अपने कंट्री में भी सेल करेगी और एक्सपोर्ट भी करेगी साथ। अब जो कंट्री का आउटपुट है, यानी उस कंपनी का जो आउटपुट होगा वो कैसे ज़्यादा होगा? ज़्यादा तभी होगा जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब उसको जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा बाहर कंट्रीज़ में। तो अब कंपनी का जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ कैसे होगा, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन कब करेगी कंपनी? भाई डोमेस्टिक की डिमांड जो है पूरी हो जा रही है, तो अब प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे कर पाएगी? प्रोडक्शन ज़्यादा तभी कर पाएगी जब उसका एक्सपोर्ट भी किया जा रहा होगा, उसका जो है मैन्युफैक्चर आइटम एक्सपोर्ट भी किया जा रहा होगा। तो जब एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है उसको वो कंपनी अचीव कर सकती है। तो इस वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, यानी कि आप भले कितना भी कैपिटल एविडेंट हो या फिर लेबर एविडेंट हो, लेकिन आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है। क्यों? जिससे कि कंज्यूमर को डिफरेंट ब्रांड का ऑप्शन मिल जाए, दूसरा इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर सके, यानी कि जो आपके यहाँ पर कंपनी है वो जो है इकोनॉमी स्केल को अचीव कर सके, यानी कि लार्ज प्रोडक्शन करेंगे तो लार्ज प्रॉफिट भी होगा और जो उनका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो भी नीचे जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि सपोर्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, कि चाहे कंट्री कैपिटल एविडेंट हो चाहे लेबर एविडेंट हो, वो दोनों ही आइटम को, दोनों ही टाइप के आइटम को प्रोड्यूस करती है और दोनों ही टाइप के आइटम को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही करती है। ये नहीं कि अगर आप कैपिटल एविडेंट हो तो आप सिर्फ जो है लेबर इंटेंसिव गुड्स को ही जो है इंपोर्ट करोगे, नहीं, आप कैपिटल एविडेंट हो, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को भी जो है एक्सपोर्ट करोगे और इंपोर्ट करोगे, और साथ ही साथ लेबर इंटेंसिव गुड्स को भी एक्सपोर्ट करोगे और इंपोर्ट करोगे। क्लियर? तो यही जो है न्यू ट्रेड थ्योरी का जो है क्रक्स पॉइंट है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके पीछे ये दो इंपॉर्टेंट रीज़न है कि कंज्यूमर जो है ब्रांड डाइवर्सिटी मिलेगी कंज्यूमर को और इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव होगा कंपनीज़ को। तो इस वजह से जो कंट्रीज़ वेल डेवलप्ड हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही चीज़ें करती हैं। क्लियर? तो इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड वहाँ पर होता है। इसके अलावा भी कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो कंपनी है उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो कंट्री है उसके पास जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकेगा। भाई जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होगे तो आपके जो रिसोर्सेज हैं उसका आप मैक्सिमम यूज़ करोगे, नहीं तो आप जो है एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो आप अपने रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं लिमिटेड यूज़ कर रहे हो। वहीं पर दूसरा है इंक्रीज्ड कंपटीशन। इससे क्या होगा, अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हो तो इससे जो कंपटीशन होगा वो भी इंक्रीज होगा, यानी कि कंज्यूमर को जो है अच्छा प्रोडक्ट जो है कम प्राइस में मिलेगा, तो कंपटीशन भी इंक्रीज होगा। बाहर की जो कंपनीज होंगी, बाहर के जो ब्रांड होंगे वो आपके यहाँ पर होंगे और जो आपके ब्रांड है वो भी आपके यहाँ पर होंगे, तो इससे कंपटीशन इंक्रीज होगा और कस्टमर को चॉइस भी मिलेगा और कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में भी मिलेगा। वहीं पर जो तीसरा है दैट इज रिड्यूस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मोनोपोली, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने से जो मोनोपोली है कि आपके पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही ब्रांड है, वो जो है कहीं ना कहीं कम होगा कि भाई आपका डोमेस्टिक ब्रांड है वो भी अवेलेबल होगा मार्केट में, और जब आप इम्पोर्ट कर रहे होगे तो बाहर की कंट्रीज़ के ब्रांड भी जो है आपके मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो इससे क्या होगा कि चाहे वो डोमेस्टिक मोनोपोली हो चाहे वो इंटरनेशनल मोनोपोली हो, दोनों ही रिड्यूस होगा इंटरनेशनल ट्रेड करने से। क्लियर? तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और चाहे वो बड़ी कंट्रीज़ हो चाहे वो छोटी कंट्रीज़ हो, चाहे वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हो चाहे लो डेवलप कंट्रीज़ हो, दोनों ही टाइप की कंट्रीज़ जो है वो ट्रेड करती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।